अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तहरीके अदम एतमाद को लेकर एक सियासी जंग का सा मंज़र है और दिखाई ऐसे देता है कि जैसे तिबल जो है वो बच चुका है, जज्बात में गर्मी है, ज़ुबान पे तलख़ी है और हालात जो हैं वो गैर मामूली सूरत हाल जो है वो इख्तियार करते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त एक मुशावरती अमल जो है वो भी जारी है, अपोजिशन अपना सा ज़ोर लगा रही है, हुकूमत जो है वो अपना सूरत हाल जो है उसके मुताबिक लेकर चल रही है, लेकिन जो कुछ देख रहे हैं वो इल्ज़ामात और फिर जवाबी इल्ज़ामात का एक सिलसिला है। जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब हो रही हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, इस नौइयत की सूरत हाल इससे पहले जो है वो दरपेश नहीं हुई थी। कल इमरान खान साहब जो हैं वो एक बिखरे हुए वज़ीर आज़म नज़र आए थे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो शदीद गुस्से में दिखाई दिए और ज़ाहिर है कि उन्होंने उस का रद्द अमल दिया जो वज़ीर आज़म ने कल कहा था, और उन्होंने कहा कि हमारे घर के किसी फ़र्द को कुछ हुआ तो हम वो करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था और वो बहुत सख्त और गुस्से में थे, और उन्होंने खातून अव्वल के बारे में भी कहा कि वो बराह रास्त करप्शन में मुलव्विस है। ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक अपनी माँ के नाम पर बनाए गए हस्पताल के पैसे जो हैं वो अपना किचन चलाने के लिए जो हैं वो ख़र्च किए गए, और इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सी गुफ्तगू जो है वो भी फरमाई। मुस्लिम लीग नवाज़ किसी हद तक इस सारी सूरत हाल में बैकग्राउंड में दिखाई देती है, और आज खुर्रम दस्तगीर ख़ान और मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, और उन्होंने ज़ाहिर है जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज फवाद चौधरी ने की, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगाए ये उसका रद्द अमल था जो खुर्रम दस्तगीर ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ज़ाहिर है उसके अंदर उन्होंने उस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो हमें भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ताने देते हैं, इनकी अपनी कारकर्दगी गुज़श्ता 3 बरसों में इस हवाले से क्या रही है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत अपने अंदर धीमापन लिए हुए थी, और ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में भी देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही फ्रंट फुट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ जो हुकूमत कह रही है और वो ये है कि जनाब जो अरकान हैं हुकूमत के वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अपोजिशन जो है वो अपने बंदे पूरे करे। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया है कि वो ऐसे लोगों की फ़हरिस्त पहले से मुरतब कर लें जिनका अंदेशा है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डाल सकते हैं, और फिर स्पीकर जो है उनको ना आने दे और ये तसव्वुर करे कि जी उन्होंने डिफेक्शन की है। आइन इस हवाले से क्या कहता है और आइनी सूरत हाल जो है वो इस हवाले से क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, 9 मुंतखब सेनेटर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। निसार खोड़ो साहब, ये जिस तरह का आज माहौल सामने आया है और जो आज जज्बाती सूरत हाल देखी गई है, और उसके नतीजे में जो तलख़ी दिखाई दे रही है लहजों के अंदर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं? नदीम साहब, बात यह है कि अगर आप पढ़ लें तो वो जो नो कॉन्फिडेंस के बारे में रेजोल्यूशन जो पेश किया गया है वो मुल्क की सूरत-हाल के पेश नज़र किया गया है। उस रेजोल्यूशन में किसी पर भी पर्सनल अटैक नहीं है। जब पर्सनल अटैक नहीं है और किसी के घर पर कोई हमला नहीं उस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ, मुल्क की सूरत-हाल, खारजा पॉलिसी, अमन अमान, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें अगर लिख के अगर हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए 20% ऑफ दी वोट्स ऑफ दी असेंबली पर अगर रेजोल्यूशन हम पेश कर देते तो ये मेरा जमहूरी हक है। यूसुफ रज़ा गिलानी जब जीता था तो उन्हीं के प्रेसिडेंट ने उनको कहा था कि तुम फिर से एतमाद का वोट लो,
क्योंकि तुम्हारा कैंडिडेट हार गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, इसलिए तुम्हें अपेरेंटली हाउस में मेजॉरिटी नहीं रही। उस वक्त हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश नहीं किया था, लेकिन सदर मुमलिकत ने यह ज़रूरी समझा कि प्राइम मिनिस्टर को कहे कि एतमाद का वोट लो। क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ, कितने गिने गए कितने नहीं गिने गए, लेकिन ये हुई ज़रूर थी। अब हमने जब कोई पर्सनल बात नहीं की, सियासी बात, इस मुल्क के अवाम के बारे में बात जब की थी, तो उसको इतना भौचाल में आने की क्या ज़रूरत है। ये घबराया हुआ, ये बौखलाया हुआ, ये किस लहजे में बात करता है, ये उसके ज़र्फ की बात है। उसके ज़बान पर जो लफ्ज़ आता है वो दिल से, गुस्से से निकल रहे हैं कि उसके ऊपर हमने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। कौम ने अदम एतमाद का इज़हार किया है। निसार खोड़ा साहब, मैं आता हूं, देख लिया। मैं एक सेकंड। फिर उसने अपने आप को इशारा किया, ऐसे ही जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया कि बुकटी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि गोली कहां से आई। इस तरह से इसने कहा कि अब बंदूक का निशाना किस पर है, जरदारी साहब पर। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, उस वक्त वो जनरल साहब थे, उसकी जुबान अपनी जगह पे, ये प्राइम मिनिस्टर की जुबान हो गई, और निशाने पर जरदारी साहब है, मतलब टारगेट किलर है। क्या कह रहा है ये, इतना बौखलाया हुआ क्यों है, अपने मेंबरों को बंद क्यों कर रहा है। अगर डिफेक्शन का क्लास है तो जाने दो ना उनको अंदर। जाने दो, ठीक है। मैं इस तरफ आता हूं ज़रा निसार खोड़ो साहब। अब इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जो हिकमत अमली सामने आ रही है वो ये है कि अरकान जो हैं हुकूमत के वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, और जो ऐसे अरकान हैं कि जिनके बारे में ये शुबा है कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, उनकी एक फ़हरिस्त प्रोवाइड कर दी जाए स्पीकर को, और फिर स्पीकर साहब जो हैं ये तसव्वुर करें कि चूँकि वो डिफेक्शन कर रहे हैं तो उनको वोट का इख्तियार ना दिया जाए। आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आइन क्या कहता है? देखें, आइन इसके बिल्कुल साफ है। अभी आप जिक्र कर ही रहे थे आर्टिकल 63A का, तो उसके तहत तो डिफेक्शन बनती तब है जबकि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ या आप वोट करें या आप वोट ना करें। उससे पहले यानी वो फेल जो आपने करना है वोट करके या वोट ना करके, अगर वो अभी स्टेज आई ही नहीं है, उससे पहले अगर आप रोक सकते हैं लोगों को, तो आइन में ये लिखा जाना चाहिए था साफ तौर पे कि उससे पहले भी स्पीकर रोक देगा या पार्टी वाले उससे पहले उसको जाने से रोक देंगे। लेकिन आइन में हरगिज ऐसा नहीं लिखा हुआ, और चूंकि नहीं लिखा हुआ तो किसी भी मेंबर को ये पता है कि अगर वो डिफेक्ट करता है और वो सीट लूज करता है तो वो फिर ये खुद ही ये रिस्क रन कर रहा है कि वो फिर अपना नुकसान कर ले या अपनी पार्टी का नुकसान कर ले। लेकिन ये कहना कि उसका भी नुकसान ना हो और पार्टी का भी नुकसान ना हो, तो ऐसी पार्टी का नुकसान तो बिल्कुल होना चाहिए जिसके के मेंबरान ही उसके साथ नहीं है, और ये इन एंटीसिपेशन आप रोक तो नहीं सकते जबकि आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है कि आप किसी को रोक दें। इरफान कादिर साहब, दो पैराग्राफ जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। मैं ज़रा आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मेरा उससे सवाल है। वो ये है कि ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी एंड द पार्टी हेड मे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन टू द presiding officer and the chief election commissioner and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned. साथ ही नीचे है provided that before making the declaration the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him. अब ये फरमाइए कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने नोटिस भी देना है, उस वो नोटिस पीरियड क्या है, फिर ये है कि डिफेक्शन हो जाए तो उसके बाद है या पेशबंदी जो है वो उसकी गुंजाइश इसमें से निकलती है। देखें, पार्टी हेड का इतना रोल ज़रूर है कि वो ये कह सकता है, ये क्या सराही कर सकता है कि क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन हैज अरिजन और उसकी पार्टी के किसी शख्स ने मे हैव डिफेक्टेड, उसने शायद डिफेक्शन की है,
लिहाजा पार्टी हेड को इसका इख्तियार नहीं है कि वो ये अल्टीमेटली फाइनली होल्ड कर दे कि वो डिफेक्ट कर गया है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया, प्रिजाइडिंग अफसर को भी नहीं दिया गया। तो जब तक कि वो इलेक्शन कमीशन उसको डिफेक्शन करार नहीं दे देती तो पार्टी हेड का खाली कह देना उससे डिफेक्शन कंप्लीट नहीं होती। और अगर डिफेक्शन कंप्लीट नहीं होती तो डिफेक्शन के कंप्लीट होने से पहले आप किस तरह किसी को रोक सकते हैं, बिफोर हैंड कैसे कह सकते हैं, जबकि जैसे मैंने पहले वजाहत की कि आइन में हरगिज नहीं लिखा हुआ कि डिफेक्शन को पार्टी हेड जो अगर समझेगा कि डिफेक्शन होगी तो वो रोक देगा। ऐसी बात आइन में नहीं है और ये अपने पास से अगर कोई करेगा तो फिर वो कानून को और आइन को अपने हाथ में लेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा निसार खोड़ो साहब, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ, फिर इस तरफ भी आते हैं, और वो ये है कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग जो हैं, आप बात कर रहे हैं उनका ज़मीर जागा है, वो कह रहे हैं मंडी लगाई हुई है, 18-18, 20-20 करोड़ की आप लोग ऑफ़र्स दे रहे हैं, और इससे पहले जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब भी हुआ था वो इसी दौलत की चमक के नतीजे में हुआ था। तो इस बुनियाद के ऊपर वो ये जो सवाल है वो ये है कि अगर मतलब सियासी मफादात के तकाज़ों को पूरा करते हुए ही कोई काम करना है तो उसका फिर फ़ायदा क्या? निसार खोड़ो साहब। नदीम साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इंतखाब हो गया, उसका नोटिफिकेशन निकला, इल्ज़ाम लगे, लेकिन उनकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई। इल्ज़ाम कहाँ लगाए गए, कोर्ट में लगाए गए कि नहीं लगाए गए, आपको पता ज़्यादा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं उसको एज ए सेनेटर देख रहा हूँ, जीता हुआ सेनेटर देख रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उसको देख रहा हूँ, और वो अभी तक हैं वहाँ। इसलिए ये इल्ज़ामात ही होंगे, जो हारेगा वो इल्ज़ाम इस तरह से ही लगा दे सकता है। बात ये नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ को इरफान कादर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये राइट ऑफ मूवमेंट पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, राइट ऑफ वॉकिंग आइन में लिखा हुआ कि जी वॉक कर सकते हैं, जा सकते हैं। असेंबली का सेशन कॉल किया गया है, असेंबली का, जिसमें सारे मेंबरान हैं। मेंबरान ने अभी डिफेक्ट किया नहीं है और लिखा गया है कि उनको नोटिस दिया जाएगा। तो भाई डिक्लेयर करें ना कि उन्होंने डिफेक्ट कर चुका है, कितने के बारे में ये कह रहा है कि जी डिफेक्शन कर सकते हैं, नोटिस तो भेजे। शोकाज वोट देने से पहले शोकाज कैसे होगा? वोट अगर करते हैं हमारे साथ तो बाद में शोकाज की बात है, बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात है, बाद में इलेक्शन कमीशन की बात है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शोकाज को आगे फॉरवर्ड करेगा या जो कुछ भी करेगा। मैं समझता हूँ ये शायद तिल मिलाए हुए हैं, ये ज़मीन पैरों के नीचे से सरकती नज़र आ रही है उनको। ये वीक विकेट पर आ गए हैं, ये बंद गली में आ गए हैं। ये बंद गली में आने वाले क्यों दौड़े जा रहे हैं किसी और पार्टी के पास? लेकिन नहीं निसार खोड़ो साहब, सवाल ये है कि आप जब ये बात कह रहे हैं, आप तहरीक अदम-ए-एतमाद आपने पेश कर दी, 162 लोग आपके हैं, आपको 172 करने के लिए 10 लोग चाहिए, और फिर उससे आगे बढ़ने के लिए आपको मज़ीद लोग चाहिए, जो ये लोग भी आएंगे। और जो आप इत्तेहादियों के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी लो-दो की बात पर ही बात कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको पता है कि इमरान खान की पार्टी जनरल इलेक्शन 2018 में मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी। उसको वोट चाहिए थे, तभी वो हुकूमत बना सकता था। तो क्या मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूं कि शुरुआत तो इमरान खान ने खुद की, कि पार्टियों को मिलाया अपने साथ और हुकूमत बनाई। अखबारों में बात लगी कि जी फलां आदमी चल रहा था जहाज़ों में ब्रीफ केस भर के, वो ठीक था, वो बनाने के लिए इमरान खान को ठीक है।
अगर हम इत्तेहादियों से मिल रहे हैं जो सियासत का एक जुज़ है, सियासत का एक तरीका होता है, सियासत की पता है कि जी उनकी कोalition गवर्नमेंट है और हमारे पास भी मेजॉरिटी नहीं है, ऑप्शंस क्या है? एक है इत्तेहादी अपना फैसला कर लें, इनसे तंग आए हुए हैं तो कल अवाम के सामने जवाब देना होगा और जवाब होना पड़ेगा उनको कि अवाम पूछेंगे कि ऐसे बुरी हुकूमत के साथ तुम जो थे तो समझो तुम भी बुरे हो। तो ये उनके सोचने का साल है। अगर अपनी पार्टी के अंदर अक्सर शिकायतें आई जी नॉन इलेक्टेड एडवाइजर्स हैं, नॉन इलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, नॉन इलेक्टेड फलां है, नॉन कंसल्टेंट्स हैं, जो चुने गए हैं उनको तो कोई लिफ्ट नहीं है, ये नहीं, आप अखबारों में नहीं पढ़ते रहे? अगर ऐसे रवैयों से अगर उनके अपने जो पार्टी के लोग हैं अगर वो खुद मुतनफ़र हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने आप को एक ग्रुप कहते हैं। जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या ख्याल है? ये मेरा पार्टी का तो नहीं था ना, ये PMLN का तो नहीं था, MQM का भी नहीं था, JUI का भी नहीं था, इनके अपने हैं और उनके अपने ग्रुप है। अब ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो फिर ग्रुप के बारे में इरफान कादिर साहब से पूछ लें जी उनकी स्टेटस क्या होगी और उनको क्या होना होगा। मैं आता हूं लेकिन अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करता है, किसी का साथ देता है, तो वो अपनी रिस्क पे लेता है, अपनी रिस्क पर, और वो रिस्क लेकर अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसका इलेक्शन कमीशन जाके फैसला करेगी, उसी वक्त तो डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है निसार खोड़ा साहब, मैं आता हूँ नहीं होगा जी। इरफान कादिर साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या देखते हैं कि हुकूमत कह रही है कि 172 लोग जो हैं वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं, हमारे लोग नहीं जाएंगे, तो क्या ये एक सहूलत मौजूद है कि ठीक है ना आए हुकूमत के लोग उस सेशन के अंदर? नहीं, बिल्कुल कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये निसार खोड़ू साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये यहाँ तो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक तरीन ग्रुप नजर आ रहा है, एक अलीम खान ग्रुप नजर आ रहा है, और ये जो डिफेक्शन है ये तो एक मेंबर का एक आइसोलेटेड एक्ट है ना, कि जब वो कंप्लीट करता है उस एक्ट को तो उसके बाद वो डिफेक्ट करता है। लेकिन जहां पार्टी के अंदर एक इंतशार फैल जाए तो वो तो डिफेक्शन में नहीं आता। ये डिफेक्शन तो डील कर रहा है इंडिविजुअल मेंबर्स के इंडिविजुअल एक्ट्स के साथ रिलेटेड है। ये जो कलेक्टिवली जहां 20, 30, 40 लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक पार्टी में, आपस में आप इतने डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, तो उस पार्टी को तो वैसे ही कोई हक नहीं है कि वो कंटिन्यू करे गवर्नमेंट नहीं। आप ये कह रहे हैं इरफान कादिर साहब कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो चला जाता है और वो वोट कर देता है तहरीक अदम एतमाद के हक में, तो आप ये बात कह रहे हैं कि उसके ऊपर डिफेक्शन की क्लॉज जो है वो लागू नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो डिफेक्शन ही अप्लाई नहीं करेगी उस पर। हालांकि अभी वो स्टेज नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आइन में जो 63A में जो डिफेक्शन का जिक्र है वो एक इंडिविजुअल एक्ट है। कलेक्टिवली पार्टी में अगर कुछ धड़े बन जाते हैं तो जमहूरियत के असूल हैं कि आपने पार्टी में न सिर्फ के जो स्लाइट मेजॉरिटी है उसको देखना है, बल्कि एक बहुत बड़ी जो माइनॉरिटी है आपके खिलाफ उसको भी साथ लेके चलना है। और अगर आप ये साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर आप खमियाजा भुगतेंगे। मुझे इरफान कादिर साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मैं वो सवाल आपसे करता हूं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा इरफान कादिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, अब क्या स्पीकर साहब जो हैं वो क्या तर्ज़ अमल इख्तियार कर सकते हैं कि अगर हुकूमत नहीं आती, अपोजिशन आती है, और जाहिर है कि अपोजिशन ने वो लोग लेकर आने हैं जिनके साथ उन्होंने मामला तय किए हैं, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देना है, तो उस क्या आइनी रुकावट पैदा कर सकता है स्पीकर उस मौके के ऊपर? और आप क्या समझते हैं कि क्या वो ये सहारा लेकर डिफेक्शन क्लॉज का उनको इजलास से बाहर निकाल सकता है या वोट करने से रोक सकता है? देखें, स्पीकर को इसमें आइन का जो आर्टिकल 63 है बड़ा लिमिटेड इख्तियार है। लिमिटेड इख्तियार ये है कि
अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के विशिष्ट के खिलाफ किसी ने वोट किया है तो स्पीकर वो मामला जो है वो भेज सकता है इलेक्शन कमीशन को। इससे ज्यादा स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। और अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले से भी पार्लियामेंट्री पार्टी कोई भी अगर वो मुत्तफिक नहीं है या उनको वो फैसला मंजूर नहीं है तो फिर उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो वो इंडिविजुअल केसेस में है, जैसे मैंने आपसे कहा कलेक्टिवली अगर कोई कुछ करता है तो वो आया डिफेक्शन के जुमरे में आता है कि नहीं आता, उसके बारे में ऑब्वियसली मेरे नजदीक तो वो डिफेक्शन के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि आइन में इस तरह की चीज को तो डिफेक्शन कहा ही नहीं गया। आइन में जिसको डिफेक्शन कहा गया वो ये कहा गया एक मेंबर अगर वो वोट करता है और इंडिविजुअली अगर 1, 2, 3 करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो भी वोटिंग जब करेंगे तो उस वक्त वो मामला आएगा ना। लेकिन चूंकि आइन का मंशा ये नहीं है कि स्पीकर के कहने से ये बात जो है ये खत्म हो जाए कि ये इसने डिफेक्ट किया कि नहीं किया, इसीलिए डबल चेक है इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो सारी चीज को कि जी इस तरह होने जा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ कि जी इरफान कादिर साहब, कल को जी फरमाइए। मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ और वो ये है, आप जो बात कर रहे हैं जब हम ये 63A को देखते हैं तो इसमें ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि upon receipt of the declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within 2 days refer, and in case he fails to do so it shall be deemed that he has referred the declaration to the chief election commissioner, who shall lay that declaration before the election commission for his decision thereon, confirming the declaration or otherwise within 30 days of the receipt of the chief election commission। अब ये जो है ये जो सिलसिला है इसमें हाउस मीन्स नेशनल असेंबली और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और द चेयरमैन जो भी प्रिजाइड करेगा उसको। अब ये जो सिचुएशन है इसके तहत तो फौरी आप प्रीएम्प्टिव डिफेक्शन तो नहीं कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव डिफेक्शन जी देखें, नहीं ऐसे नहीं है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि इस शख्स ने डिफेक्ट किया, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो मामला जो है इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजते तो फिर ये समझा जाएगा कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। और इलेक्शन कमीशन के पास 2 रास्ते हैं, एक ये है कि वो डिक्लेरेशन से एग्री कर जाएं, कंफर्म कर दें उसको, और दूसरा ये है कि वो उसको कंफर्म ना करें, उससे एग्री ना करें। लफ्ज लिखा हुआ है वहां पे आइन में अदरवाइज का, एक तरफ लिखा है कंफर्म करे या अदरवाइज 30 दिन के अंदर। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगी डिफेक्शन। अब एक और सवाल है इसमें, फिर मैं खोड़ो साहब की तरफ जाता हूं। इरफान कादिर साहब, एक और सवाल है जी। सवाल ये है कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि स्पीकर जो है जाहिर है कि एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन होगी, क्या वो रोक सकता है इन लोगों को तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हक़ में वोट करने से इस ग्राउंड के ऊपर, और अगर वहाँ पे सिचुएशन पैदा होती है तो उसकी सॉल्वेज का क्या आईनी रास्ता है? देखें, अगर तो स्पीकर न्यूट्रल है तो वो तो बिल्कुल नहीं रोकेगा, वो इजलास को होने देगा और उसके बाद जो भी मुहर्रकात होते हैं उसके मुताबिक जो भी दादरसी इस कानून में दी गई है पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड को वो परसू करेगा। लेकिन अगर स्पीकर खुद ही एस्टेब्लिश कर देता है कि वो जानिबदार है तो फिर तो स्पीकर अगर डंडा उठा के लोगों को क्या कि नहीं अब तो आपने वोट ही इस तरह कर रहे हैं, और वहां पे अगर गुंडागर्दी भी कराना चाहे स्पीकर उस तरह की चीजें भी शुरू कर दे तो फिर उसमें आइन का तो मंशा हरगिज ये नहीं है। अब निसार खोड़ो साहब, आइन का मंशा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है, मैं जज्बाती तौर पर बाहर की फ़िज़ा का बाद में आपसे जिक्र करता हूँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो अपोजिशन क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है, या क्या फिर आपके पास ऑप्शन होगा? सर, पीटीआई के जितने मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको हो सकता है कहा जाए कि जी इजलास में नहीं जाना। क्या इमरान खान उन सारे मेंबरान को जेल में डालेगा? वो कोई उस मीटिंग में आता ही नहीं तो क्या करेगा? मीटिंग अटेंड न करना, इरफान कादिर साहब ज़्यादा बेहतर मेरे से जानते हैं, मीटिंग में एब्सेंट होना डिफेक्शन नहीं कहलाता। वो सीधे भी असेंबली जा सकते हैं,
स्पीकर नहीं, साहब एब्सेंट होना डिफेक्शन नहीं कहलाता निसार खोड़ो साहब, लेकिन ये फरमाइए कि फिर वो काउंट कैसे होगा कि जो एब्सटेन किया है वो तहरीक के हक में है, या वो बीमार था, या क्या था? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मैं वही कह रहा हूँ ना। असल बात तो है कि जब असेंबली के हॉल में अंदर दाखिल हो तो आपके पास 172 अरकान होने चाहिए। अब 172 अरकान के लिए असेंबली में बैठ के अंदर तो फैसला नहीं होगा ना, ये तो बाहर से फैसला होगा। बाहर लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद वो साथ चल के आएंगे असेंबली में और उनको काउंट किया जाएगा कि हम 172 हैं या नहीं है। उसमें पीटीआई के लोग भी अगर आ जाते हैं, घर से सीधा निकले और दूसरी जगह पे आ गए, तो क्या रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? एमएनए हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अपनी एक पार्टी से अपनी जगह पे हैं। तरीन ग्रुप साहब हो सकता है कल डिक्लेयर करें कि मैं जी अपना अलग ग्रुप अनाउंस कर रहा हूँ, कर सकते हैं। वहाँ क्यू लीग है, वहाँ मुत्तहिदा है, वहाँ जीडीए है, उनके ऊपर तो कोई जोर नहीं है कि वो किसी मीटिंग में आए या ना आए। पीटीआई की बुलाई हुई पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में उनका आना ना आना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता उनके साथ। तो फिर बात तो आ गई है कि ये तिलमिला उठे हैं। नहीं, अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं अब जो बाहर का माहौल है, ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब की जो अंसारुल इस्लाम फोर्स है वो भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंची है जी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो आज पार्लियामेंट लॉजेस में भी घूमते हुए दिखाई दिए। आपको क्या लगता है, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं, झगड़े की तरफ जा रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये जब वो देख रहा है इमरान खान कि मेरे वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स है वो हिल गया है और गिर रहा है, तो फिर उसने ग्रेसफुल एग्जिट ले ले और चला जाए। लड़ाई भी नहीं होगी। जिद तो वो कर रहे हैं ना, ये जो हमले हो रहे हैं कि जी मेंबरान असेंबली में नहीं आ सकते, उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, ये तो ये प्रोवोक तो वो कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले। हमने तो एक अपना हक दिया है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इकट्ठे होते हैं, 72 भी होते हैं या नहीं होते, ज़्यादा होते हैं तो होते हैं, नहीं होते। हमने तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया ना। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बड़ा थोड़ा टाइम है, आपको बताऊं जी, मैं आपको बताऊं, सिंध असेंबली में इमदाद मोहम्मद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन थे और एक मेंबर था और दो दूसरी पार्टियों के थे जो अपोजिशन में बैठते। उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया था स्पीकर के खिलाफ। ये हक है हर एक का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए दलाइल देने पड़ते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो दलाइल लिख के दिए जा चुके हैं। तो फिर ये मेरा हक है कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ट्राई करूं। मैं और कोई हंगामा नहीं चाहता मुल्क में। लोगों ने अपनी राय दिखा दी, रोडों पर अपने इजहार ख्याल कर दिया, मायूसी का इजहार कर दिया। निसार खोड़ो साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरुका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।